नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो इंडिया टुडे का जो मूड ऑफ द नेशन आया है, उससे भजनलाल जी का मूड खराब हो गया है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का भी मूड खराब हो गया है। नए-नए प्रदेश अध्यक्ष बने मदन राठौड़ का भी मूड खराब है। आप कहेंगे कैसे एक सीट ज़्यादा मिल रही है अगर आज चुनाव हो जाए? पिछली बार बीजेपी को 25 में से 14 मिली थी, इस बार 15 मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की 11 से घटकर 10 हो रही हैं। तो इसमें तो भजन गाने चाहिए मोदी जी के, खुश होना चाहिए बीजेपी को। राधा मोहन जी तो हेडमास्टर की तरह क्लास लेने में लगे हुए हैं। उनको तो पीठ थपथपानी चाहिए कि देखिए सवा डेढ़ महीने में 1 सीट बढ़ा दी बीजेपी। लेकिन बीजेपी खुश नहीं है, मूड उखड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेता ये कहते रहे थे लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, ये तो कांग्रेस का तुक्का है। ये तो कांग्रेस ने मूर्ख बनाकर वोट ले लिया है। जनता को अब हकीकत समझ में आ गई है कि बीजेपी ना तो आरक्षण खत्म करना चाहती है, ना संविधान बदलना चाहती है। लेकिन नतीजे जो अभी मूड ऑफ द नेशन में जो चीज़ें बताई जा रही हैं सर्वेक्षण में, उससे पता लग रहा है, साफ ज़ाहिर हो गया है कि जनता ने सोचते समझते हुए बड़ी सूझबूझ के साथ बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था और अभी भी उनका वही मूड बना हुआ है। बीजेपी को लेकर उनके मन में कोई बदलाव की हवा नहीं बह रही है। अब एक सीट ऊपर-नीचे हो जाना और सर्वे में वैसे भी प्लस माइनस 3% का मार्जिन बताया जाता है गलत होने का, और ये सर्वे कैसे लोकसभा चुनाव के समय एग्ज़िट पोल में और उससे पहले ओपिनियन पोल में गलत साबित हुए हैं। तो ऐसे में 1 सीट ऊपर दिखा दी या 2 सीट नीचे भी दिखा देते, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन मेन चीज़ है कि बीजेपी के नेताओं की आँख का ये भ्रम टूट गया है कि मोदी जी की वापसी हो गई है, बीजेपी की वापसी हो गई है, लोग सच समझ गए हैं, लोग सच समझ गए हैं और अभी भी उसी सच पर टिके हुए हैं। तो बीजेपी को सावधान हो जाना चाहिए। तो राधा मोहन दास अग्रवाल जो पेशे से डॉक्टर हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, वो नब्ज़ पकड़ने में लगे हैं। उनको समझ में आ गया है कि जनता को क्या चाहिए और उनको ये भी समझ में आ गया है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो संगठन के अंदर नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं और दूसरे जो बड़े अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं, इन सबको एक कड़वी दवा पिलानी बहुत ज़रूरी है। तो अग्रवाल साहब ने खुलकर क्लास ली, खुलकर अपना क्लिनिक चलाया, बीजेपी की सेहत सुधारो क्लिनिक, और उसमें जमकर क्लास भी ली। जैसे उपस्थिति गिनी जाती है, अटेंडेंस गिना दी कि साहब 24 में से 16 मंत्री आए हैं, 14 में से 10 सांसद आए हैं, 115 में से 64 विधायक हैं, 44 जिलाध्यक्षों में से 38 जिलाध्यक्ष हैं। तो रुचि क्यों नहीं है, किस कारण मीटिंग में नहीं आए, अनुपस्थित रहने का कारण बताए, ये सब कुछ कतई स्वीकार्य नहीं है। राजेंद्र राठौड़ का भी नाम ले लिया, हालांकि बाद में थोड़ी सी सफाई भी दी एक दिन बाद, लेकिन जितना मैसेज देना था दे दिया। एक मैसेज ये भी दे दिया कि वसुंधरा राजे ने हाजिरी माफ़ी चाही थी और उन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ़ों के पुल गिना गिना दिए वसुंधरा राजे को लेकर राधा मोहन दास अग्रवाल ने। इससे पहले नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनको अपनी गुरबाणी बता चुके हैं। उनके यहाँ घंटा 2 घंटा बैठ चुके हैं। भजनलाल भी उनके यहाँ जा चुके हैं, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल ने जिस ढंग से जब अटल जी की सरकार में वसुंधरा मंत्रालय संभालती थी, कैसे उन्होंने एमएसएमई वाला मंत्रालय, जो उस समय एमएसएमई नहीं कहलाता था, उसके लिए काम किया था। फिर कुछ दूसरी बड़ी परियोजनाएं, भामाशाह योजना को मोदी जी ने आयुष्मान योजना में बदला। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने वसुंधरा राजे के समर्थन में कही। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो समझ रहे हैं कि बीजेपी की अगर बिगड़ी हुई सेहत को सुधारने के लिए कोई विटामिन चाहिए, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन वी, विटामिन वसुंधरा। और कुछ ऑपरेशन छोटे-मोटे करने हैं, तो उसमें उनकी नज़र में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नेता का नाम आ गया, तो क्या उस नेता का ऑपरेशन होना है?
लेकिन अग्रवाल साहब को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी कुछ करना पड़ेगा, जो खुद पेशे से डॉक्टर है। तो ऐसे में एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को क्या परामर्श देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मंत्रियों के बुरे दिन आ गए हैं। मंत्रियों को अब काम करके दिखाना पड़ेगा। मौज नहीं ले सकते लाल बत्ती की, बंगले की, और जब तक सूरज चांद रहेगा मंत्री जी का नाम रहेगा, ये सब नहीं चलेगा। 3 तरह के काम सौंप दिए गए हैं मंत्रियों को। मंत्रालय भी संभालना है, अफसरशाही पर काबू भी पाना है, विधानसभा में भी ढंग से जाकर सवाल जवाब देने हैं, पूरी तैयारी के साथ जाना है। फिर जो हफ्ते में तय दिन है उस दिन जन सुनवाई भी करनी है। फिर रात्रि विश्राम भी अपने इलाके में करना है। अब रात्रि विश्राम का मतलब नहीं है अपने इलाके में जाएंगे जिगे और घर पे या सर्किट हाउस में चादर तान कर सोगे। जनता के बीच जाना है, जनता के सुख दुख सुनने हैं, फीडबैक लेना है, फॉलो अप करना है, जन सुनवाइयों का फॉलो अप करना है, कितने लोग आए, कितनों का भला हुआ, कितनों का भला नहीं हो पाया, तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब तो सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि फीडबैक लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिला अध्यक्ष फीडबैक ले रहे हैं मंत्रियों का। मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष फीडबैक लेंगे मंत्रियों के कामकाज का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फीडबैक लेंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल फीडबैक लेंगे, और ये सारा फीडबैक आला कमान को दिया जाएगा, और आला कमान उसको स्टडी करेगा और उसके आधार पर तय करेगा किसको मंत्रालय में रखना है, किसकी मंत्रालय से छुट्टी कर देनी चाहिए, कर देना है, और कितने दूसरे लोगों को लेके आना है। नए लोगों को किस रूप में लाया जाएगा ये समझ में नहीं आया। उनका फीडबैक कैसे लिया जा रहा है कि ये संभावित अच्छे लोग हो सकते हैं। हो सकता है एक बड़ी कारण उसमें ये देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में जिन्होंने अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी लीड दिलाई, उनको नवाजा जाए। तो 10 तरह का एक सूत्रों के अनुसार एक लिस्ट सी बनी है जो जिस पर मंत्रियों की परख होनी है। एक एक लाइन में गिना देता हूं मैं कि मंत्री जी अपने कामकाज में कितनी रुचि दिखा रहे हैं, मंत्रालय संभालने में, सचिवालय कब कब जाते हैं, कितना कितना समय देते हैं, विधानसभा सत्र के दौरान उनकी भूमिका क्या रहती है, जन सुनवाई जो करते हैं मंत्री जी, कितने लोग आते हैं, कितनों के वो जो के साथ इंसाफ करते हैं, कितनी शिकायतों का निवारण करते हैं, लोग कितने संतुष्ट होकर घर वापस जाते हैं, रात्रि विश्राम के समय रवैया क्या रहता है, जनता से बात करने का सलीका क्या रहता है, कार्यकर्ताओं से किस तरह से मिलते हैं, उनके सही काम किस तरह से पूरे करते हैं, डिजायर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उनका रुख क्या रहता है, अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति का जो वोटर है उसके प्रति उनका भाव क्या रहता है। 5वां है मोदी जी और भजनलाल जी की कितनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, या खुद के काम की, खुद के मंत्रालय की कितनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर विरोध कर जो करता है उसको वो मनाने समझाने की कितनी कोशिश करते हैं, भाषा का स्तर क्या रहता है। 7वां आम जनता के बीच में कितने लोकप्रिय हैं। 8वां जो भजनलाल सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको विस्तार देने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उस पर वो फॉलो अप क्या कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान योजना है, फिर हर नल के लिए जल योजना है, मनरेगा में मजदूरी का मामला है, फसल बीमा योजना है। इन सब में वो कितनी रुचि दिखा रहे हैं, टारगेट कितने पूरे हो रहे हैं, टारगेट अगर पूरे नहीं हो पा रहे तो उनको पूरा करने के लिए वो किस तरह नौकरशाही की क्लास ले रहे हैं या अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। 9वां है पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कितनी होती है, कितना समय देते हैं, कोई सुझाव देते हैं या ऊँघते रहते हैं। 10वां दुख दर्द में प्रदेश की जनता का कितना साथ देते हैं, दुख में और दर्द में खास तौर से। सुख में चलिए मत जाइए, लेकिन कोई दुर्घटना हो गई तो पीड़ितों से क्या मिलते हैं, मुआवजा देते हैं, मुआवजा मिल गया इसका ख्याल रखते हैं। तो ये तमाम चीजें सौंपी जा रही है, मंत्रियों का फीडबैक लिया जा रहा है। देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है। 6 विधानसभा के उपचुनाव में कितनी सीटें बीजेपी जीत पाती है, ये पहली अग्नि परीक्षा होगी। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।